नमस्कार साथियों, मैं सिकवाल सर एक बार पुनः आपका साथियों उदयपुर के सर्जी स्टडी सेंटर पर भव्य अभिनंदन करता हूं, स्वागत कर रहा हूं। बिल्कुल साथियों, आपको पता है क्योंकि मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी का दौर निरंतर चल रहा है, उसी को मद्देनजर रखते हुए आज मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग 13 में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आगामी शिक्षक भर्ती को मद्देनजर रखते हुए जितने भी मेरे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी है वो अपना स्वयं का आकलन कर सकते हैं। देखिएगा आपके मोबाइल की स्क्रीन पे पहला ही क्वेश्चन जबरदस्त, साइबरनेटिक्स का सिद्धांत संबंधित है। बहुत ही मार्मिक क्वेश्चन है और जबरदस्त क्वेश्चन। साइबरनेटिक्स का सिद्धांत संबंधित है, क्या वो अभिप्रेरणा से है, अधिगम से है, अवधान से है या प्रतिपुष्टि से? बिल्कुल साथियों, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, समझिएगा और उत्तर दीजिएगा। यदि हम बात करते हैं साइबरनेटिक्स की, तो ये जो सिद्धांत दिया है तो अभिप्रेरणा से ये संबंधित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभिप्रेरणा में मनोविश्लेषण का सिद्धांत है, अभिप्रेरणा के अंदर मौन प्रवृत्ति का सिद्धांत है, अभिप्रेरणा में मांग का सिद्धांत है, अभिप्रेरणा में सत्यवादी सिद्धांत है, लेकिन साइबरनेटिक्स नाम का कोई सिद्धांत नहीं है। इस वजह से ये आंसर नहीं है। यदि आप सोचते हो अधिगम से, तो ये भी आंसर गलत है, क्योंकि अधिगम में एक तो संबंधवादियों का सिद्धांत आता है, संबंधवादी का, और एक आता है व्यवहारवादी का, और तीसरे नंबर की यदि बात करें तो एक आता है निर्मितवादी का। तो ये तीनों ही सिद्धांतों से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका मतलब बी ऑप्शन भी गलत है। यदि आप अवधान की बात करते हो, ध्यान केंद्रित करने की बात, तो ध्यान का संबंध या अवधान का संबंध जो होता है इससे संबंधित बुद्धि के सिद्धांत है, बुद्धि के सिद्धांत होते हैं। तो आपको यह पता हो गया होगा साथियों कि आखिर कौन सा विकल्प सही हो रहा है। डी विकल्प सही हो रहा है। बिल्कुल साइबरनेटिक्स जो सिद्धांत होते हैं ये प्रतिपुष्टि या पुनर्बलन में योगदान देते हैं। तो डी ऑप्शन क्यों सही है, इस पर हमने चर्चा की। तो ये क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आ जाए या संभवतः कहीं आपको मिल जाए या किसी एग्जाम के दरमियान आप दो, तो आपको ये मालूम हो जाना चाहिए कि साइबरनेटिक्स जो सिद्धांत होता है वो प्रतिपुष्टि से संबंधित होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं दूसरे की, उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद का जनक। अब आप सोच रहे हैं कि उत्तर क्या होगा। बिल्कुल ये उत्तर आप दे सकते हो। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद के पिता या जनक कौन है। यदि आप उत्तर देते हो जीन प्याजे, तो यह विकल्प गलत होगा। क्यों? जीन प्याजे संज्ञानात्मक विकास का जनक है। इसके अलावा जीन प्याजे विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी है। वाटसन देते हो तो यह विकल्प आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। बिल्कुल क्या होगा? गलत। क्यों? वाटसन व्यवहारवाद का जनक है। आप सोचिएगा, उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद की बात कही जा रही है। यदि आप उत्तर देते हो तो वुडवर्थ बिल्कुल गलत है। क्यों है? क्योंकि वुडवर्थ को पर्सनावली का प्रतिपादक बताया गया। आपके सामने विकल्प जो बचा है वो क्या है? टोलवे। इसे ही उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद का पिता कहा गया या जनक कहा गया। तो बिल्कुल ए विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह के एग्जाम में यदि सवाल आते हैं तो आपको गहराई के साथ विचार करके उत्तर देना है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा स्थानांतरण आदत संबंधी बाधा के बारे में सूचित करता है? यानी कि यह अधिगम के अंतरण से सवाल पूछा जा रहा है। कौन सा स्थानांतरण
आदत संबंधी बाधा के बारे में सूचित करता है। यहां पर शब्द क्या आ रहा है? बाधा। तो सोचिएगा, पहले तो आप ये सोचिए अंतरण क्या है। पहले तो आपको क्या देखना है? अंतरण क्या है, या हम स्थानांतरण किसे कहते हैं। देखिएगा, अंतरण क्या होता है? एक स्थिति में सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग यदि आप दूसरी स्थिति में करते हो तो अधिगम का क्या कहलाता है? अंतरण कहलाता है। यदि आप विकल्प में सकारात्मक को सही मानते हो तो ये आपका भ्रम है, ये गलत है। क्योंकि सकारात्मक अंतरण में क्या होता है? एक स्थिति में सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग दूसरी स्थिति में सहायक होता है। यहां पर क्या होता है? सहायक। लेकिन यहां क्या दिया जा रहा? बाधा है। सहायक न होने के कारण यह विकल्प क्या हो गया? गलत। यदि आप संज्ञात्मक दे रहे हो तो यह विकल्प भी गलत है। क्यों? न तो यह सहायक है न यह बाधक है, तब इसे हम क्या कहते हैं? तटस्थ कहते हैं। तो यह भी नहीं होगा। यदि आप उत्तर देते हो अनुलम, तो यह लंबवत अंतरण कहलाता है कि एक स्थिति में सीखा ज्ञान दूसरी उच्च स्तरीय परिस्थिति में सहायक हो। तो यहां पर क्या है? सहायक नहीं आ रहा। सहायक भी कौन सी? उच्च स्तरीय परिस्थिति की बात नहीं हो रही है, यहां तो बाधकता की बात हो रही है। इसलिए यह विकल्प भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो आंसर आपके सामने है नकारात्मक, जिसे हम प्रतिकूल अंतरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिकूल अंतरण भी कहते हैं। अब आपको यह पता हो गया होगा आखिर डी विकल्प क्यों सही माना गया। क्योंकि यह एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी स्थिति में क्या हो रहा है? बाधकता उत्पन्न कर रहा है। इसी कारण इसे नकारात्मक अंतरण कहते हैं। क्वेश्चन भी क्या पूछा जा रहा है? कौन सा स्थानांतरण आदत संबंधी बाधा के बारे में सूचित करता है। मान लेते हैं कि आपका प्रैक्टिस है इस हाथ से लिखना होगा। कौन सा? राइट। और यदि इस हाथ में लग जाती है और मजबूरन आपको लेफ्ट से लिखना पड़ता, तो बार बार आपकी आदत क्या है? राइट से लिखने की है। तो राइट से लिखने के कारण आप पेन बार बार कहां पकड़ोगे? राइट में पकड़ोगे। तो ये लेफ्ट में क्या हो गया? आपके लिए एरर हो गया, बाधक हो गया। इसी वजह से यहां कौन सा अंतरण आ गया? नकारात्मक अंतरण आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही जबरदस्त शब्द दिया है। आशुबेल के द्वारा दिया गया सीखने का प्रकार कौन सा नहीं? तो आशुबेल ने सीखने का कौन सा प्रकार नहीं दिया है? क्या पूछा है? नहीं। क्या आशुबेल ने रटकर सीखने की बात कही? क्या आशुबेल ने अन्वेषण के द्वारा सीखने की बात कही? क्या आशुबेल ने अनुगम द्वारा सीखने की बात कही? क्या आशुबेल ने अर्थपूर्ण द्वारा सीखने की बात कही? तो यहां पूछा जा रहा है आशुबेल। पहले तो आप देखिएगा, आशुबेल ने एक मॉडल दिया था। क्या दिया था साथियों? मॉडल दिया था शिक्षण प्रतिमान जिसे कहते हैं। आशुबेल ने क्या दिया? शिक्षण प्रतिमान दिया था। और उसी शिक्षण प्रतिमान का नाम क्या था? अग्रिम संगठन प्रतिमान। अग्रिम संगठन प्रतिमान था। और इसी प्रतिमान में इस आशुबेल ने सीखने की यदि बात करें तो सीखने के प्रकार बताए थे। क्या प्रकार बताए थे आशुबेल ने? सीखने का पहला प्रकार क्या दिया था कि बच्चे को आप रटकर सिखा सकते हो। यह आशुबेल ने कहा। बच्चे को आप अनुसंधान के माध्यम से या खोज के माध्यम से या अन्वेषण के माध्यम से सिखा सकते हो। तीसरा इसने कहा बच्चे को अर्थपूर्ण तरीके से सिखाओ, अर्थ बताते हुए सिखाओ। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी आपके लिए विकल्प कौन सा नहीं था। तो आशुबेल का रटकर सीखना है, इसलिए ये विकल्प नहीं है। अन्वेषण भी आशुबेल का विकल्प रहा है, लेकिन अर्थपूर्ण भी विकल्प नहीं है। लेकिन आपका जो अनुकरण करके सीखना जो होता है यह आशुबेल ने नहीं दिया। तो किसने दिया? अनुकरण द्वारा सीखने की बात जो होती है ये कहने वाला जो व्यक्ति था ये बांडुरा था। कौन था साथियों? बांडुरा था, जिसने क्या दिया था?
सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। और इसी सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में, इसी सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में इसी बंडूरा ने अनुकरण को महत्व दिया था। तो डी विकल्प, ये सी विकल्प आपका आंसर, इस प्रश्न का आंसर क्या हुआ? सी सही हुआ, क्योंकि आशुबोल के द्वारा सीखने के प्रकार का कौन सा नहीं है? अनुकरण द्वारा सीखना नहीं है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही जबरदस्त है और बिल्कुल ये शिक्षक भर्ती को मद्देनजर रखकर अगर बात करें तो काफी कारगर होगा। देखिए, एक शब्द आया यहाँ रेडियो, दूसरा शब्द आया टीवी या टेलीविजन और तीसरा शब्द आया मोबाइल चलाना। इन तीनों का संबंध है, रेडियो का, टीवी का, मोबाइल चलाने, इन तीनों का संबंध किस विकल्प से है? क्या यह शास्त्रीय अनुबंधन की बात कहता है? क्या ये प्रक्षेपणात्मक अधिगम की बात कहता है? क्या ये इनसाइट थ्योरी की बात कहता है? क्या ये नैमित्तिक अनुबंधन की बात कहता है? देखिए, शास्त्रीय अनुबंधन विकल्प क्या हो रहा है? गलत हो रहा है, क्योंकि शास्त्रीय अनुबंधन जो होता है, शास्त्रीय अनुबंधन की यदि हम बात करें तो रेडियो, टीवी और मोबाइल से इसका संबंध नहीं है। यह तो केवल यदि देखा जाए स्वाभाविक और अस्वाभाविक, स्वाभाविक और अस्वाभाविक अनुबंधन को लेकर बात करता है, तो इसका संबंध पावलो से है। यदि आप प्रक्षेपणात्मक अधिगम की बात करते हो तो यह भी गलत है, क्योंकि प्रक्षेपणात्मक अधिगम जो होता है यह एक तरह से आरोपण पर आधारित होता है। यदि आप इनसाइट थ्योरी की बात करते हो तो यह भी नहीं है, क्योंकि यह मानसिक योग्यता पर आधारित होता है। मानसिक योग्यता, या फिर मैं यूं कहूं, यह तर्क पर आधारित है और इसका संबंध कोलर से है। किससे है? कोलर से। तो आपके सामने विकल्प क्या बचा? नैमित्तिक अनुबंधन का एक नाम क्या है? साधनात्मक अनुबंधन है। साधनात्मक अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन का एक नाम क्या है? साधनात्मक अनुबंधन है। और ये जो दिया सिद्धांत स्किनर ने दिया था क्रिया प्रस्तुत के रूप में, और यहां रेडियो, टीवी, मोबाइल एक क्या संसाधन है। तो बिल्कुल आपको यह पता पड़ गया होगा कि इसका संबंध किससे है? डी विकल्प से क्या माना गया? बिल्कुल सही माना गया। तो चलिए आगे की ओर। शब्द आया मनोविज्ञान ने शिक्षा को कैसा बना दिया है। जैसे ही मनोविज्ञान शिक्षा में आई, शिक्षा क्या हो गई? बाल केंद्रित हो गई। तो यहां पर बाल केंद्रित बिल्कुल ऑप्शन दिया, छात्र केंद्रित बिल्कुल ये विकल्प क्या हो रहा है? सही हो रहा है, क्योंकि मनोविज्ञान ने शिक्षा को क्या बनाया? बाल केंद्रित बनाया। मनोविज्ञान जब शिक्षा से नहीं जुड़ा हुआ था तब तक शिक्षा कैसी थी? शिक्षक केंद्रित थी। शिक्षक जो कहता था उसी को बच्चों को सीखना होता था। तो ये प्राचीन काल की शिक्षा की पद्धति है, प्राचीन काल में। तो ये वर्तमान में ये विकल्प गलत। पाठ्यक्रम, वर्तमान में पाठ्यक्रम को जरूर महत्व दिया, लेकिन ज्यादा महत्व किसको दिया? छात्र को दिया। तो इसका मतलब ये वर्तमान में औपचारिक शिक्षा से संबंधित है। औपचारिक शिक्षा में पाठ्यक्रम और सभी विकल्प सही है ही नहीं। तो बिल्कुल आपको पता हो गया होगा कि आखिर मनोविज्ञान ने शिक्षा को क्या किया? छात्र केंद्रित कर दिया। और छात्र जो होता है वो आश्रित चर कहलाता है। छात्र क्या कहलाता है? छात्र आश्रित चर है और शिक्षक स्वतंत्र चर है। तो बिल्कुल विकल्प सी बिल्कुल राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही जबरदस्त। असामान्य मनोविज्ञान का पिता बताया गया है। अब तक आपने चीज पढ़ी है, सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान और मानव मनोविज्ञान। अब यहां क्या पूछा जा रहा है? असामान्य मनोविज्ञान का पिता किसे बताया?
यदि आप उत्तर देते हो वार्सन तो गलत होगा, यदि आप उत्तर देते हो टोलमैन तो भी गलत होगा, यदि उत्तर देते हो जॉन डीवी तो ये आपका आंसर क्या होगा, ये भी गलत है, सही नहीं है। तो आंसर क्या हो गया, डी बिल्कुल सही हो गया। अब आप सोचो कि डी क्यों सही हुआ। डी इसलिए सही हुआ क्योंकि सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया था। क्या दिया था, मनोविश्लेषण सिद्धांत, ये सिगमंड फ्राइड का है। अब आप सोचते हैं कि मनोविश्लेषण सिद्धांत देने से सही हुआ, नहीं, क्योंकि मनोविश्लेषण सिद्धांत में मन की 3 दशाएं बताई, मन की 3 दशाएं बताई। और 3 दशा की यदि बात करूं तो सबसे पहला था चेतन मन, दूसरे नंबर पर था अर्धचेतन मन, अर्धचेतन मन, और तीसरे नंबर पर था अचेतन मन। और अचेतन मन का जो संबंध था वो जब व्यक्ति का कोई काम नहीं हो पाता, व्यक्ति की जब कोई इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, उस व्यक्ति का व्यवहार सामान्य नहीं रहता, उस व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है, असामान्य। तो बिल्कुल आपको पता हो गया, असामान्य व्यवहार पर किसने कार्य किया था, इस फ्राइड ने कार्य किया था, जिसके कारण सिगमंड फ्राइड को असामान्य मनोविज्ञान का क्या माना गया, जनक माना गया। अब आप सोच रहे हो वाटसन क्यों गलत हुआ, क्योंकि ये व्यवहारवाद का जनक है, व्यवहारवाद का जनक है, इस वजह से ये विकल्प क्या हुआ, गलत। टोलमैन क्यों गलत हुआ, क्योंकि टोलमैन जो था ये उद्देश्यवाद को महत्व देता है और चिन्ह को विशेष महत्व देता है, चिन्ह और संकेत वाद का जनक कहलाता है, इसलिए गलत हुआ। जॉन डीवी इसलिए गलत हुआ क्योंकि जॉन डीवी की यदि हम बात करते हैं तो जॉन डीवी ने केवल यदि बात करें तो इसने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया बताया, शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया बताया, इस चीज को लेकर कार्य किया था, इस वजह से यह भी नहीं है। तो बिल्कुल असामान्य मनोविज्ञान का जो जनक होगा वो सिगमंड फ्राइड को बताया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिएगा, सुमेलित सही है, यहां पर ये क्वेश्चन दिया गया, कौन सा विकल्प जो है सही तरह से सुमेलित है। देखिए, संरचनावाद का संबंध विलियम जेम्स से है, यह विकल्प गलत हो रहा है क्योंकि संरचनावाद का संबंध किससे है, विलियम वुंट से है। किससे है, विलियम वुंट। यदि आप सोचते हो व्यवहारवाद का संबंध मैक्स वर्दीमर से है तो यह भी गलत है क्योंकि व्यवहारवाद का संबंध किससे होता है, वाटसन से होता है। यदि आप सोचते हो समग्रवाद का संबंध कोपका से है तो यह विकल्प आपका क्या है, सही है, क्योंकि समग्रवाद का संबंध जो है एक तो कोलर से होता है, एक मैक्स वर्दीमर से होता है और तीसरा जो होता है वो कोपका से होता है। ये तीनों ही समग्रवादी है। तो बिल्कुल आपको पता हो गया होगा आखिर ये क्वेश्चन जो पूछा गया कौन सा विकल्प सही है, तो समग्रवाद का संबंध कोपका है। मनोविश्लेषणवाद जॉन डीवी से नहीं है क्योंकि मनोविश्लेषणवाद में कौन होता है, सिगमंड फ्राइड होता है। कौन होता है, सिगमंड फ्राइड। और कौन हो सकता है, जुंग हो सकता है, जिसे युंग भी कहा गया। अब विलियम जेम्स जो है साथियों, ये प्रकार्यवाद का समर्थक है, प्रकार्यवाद का। और मैक्स वर्दीमर आपको पता हो गया समग्रवाद का। और जॉन डीवी की यदि हम बात करें तो यह भी प्रकार्यवाद का है, जॉन डीवी भी। तो यहां सही विकल्प केवल क्या है, सी आंसर क्या हो गया, बिल्कुल सही माना गया। बिल्कुल ये क्वेश्चन तभी आप हल कर पाओगे साथियों जब आपकी विषय वस्तु पर क्या हो जाएगी, पकड़ हो जाएगी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षा बिना बोझ की इसका संबंध है। बहुत ही जबरदस्त है,
और बिल्कुल रिट को मद्देनजर रखकर यह क्वेश्चन यहां पर पुटअप हुआ है। शिक्षा बिना बोझ की हो, यह बात किससे संबंधित है? क्या शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 से है? देखिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 इस बात को लेकर नहीं बनाया गया। वो तो यह कहता है स्कूली शिक्षा सबको अनिवार्य दी जाए, 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य शिक्षा दी जाए। तो यह तो किस बात को लेकर बनाया गया? स्कूली शिक्षा क्या हो? अनिवार्य हो, यानी कि शिक्षा का अधिकार की बात कहता है, शिक्षा के अधिकार की। और वो भी कौन सा? 6 से 14 वर्ष के बालकों को, वर्ष के जो भी बालक वे जो भी बालिकाएं हैं उनको निःशुल्क शिक्षा की बात कह रहा है, निःशुल्क शिक्षा। तो इसका मतलब पहला विकल्प नहीं है, शिक्षा बिना बोझ की। समावेशी शिक्षा का अगर आप सोचते हो तो यह विकल्प भी गलत है। क्यों है? समावेशी शिक्षा का संबंध समान शिक्षा से, समान शिक्षा से है, लिंग भेद के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर सबको समान शिक्षा देने से। व्यवहारिक शिक्षा की यदि बात करो तो इसका संबंध सामाजिकता से। किससे है? सामाजिकता से। इसका मतलब सी विकल्प भी गलत हो गया। तो आपके सामने क्या बचा? केवल जो विकल्प बचा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005, एनसीएफ 2005, जिसके अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल थे। कौन थे? प्रोफेसर यशपाल ने 2005 में इसकी अध्यक्षता के रूप में शिक्षा बिना बोझ की हो इस बात को प्रस्तुत किया। तो बिल्कुल डी विकल्प क्या माना जाएगा? बिल्कुल सही माना जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके मोबाइल की स्क्रीन पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? चलिए पेन भी थोड़ा सा चेंज कर लेते। निम्नलिखित में से कौन सा वाद शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित है? ऐसा कौन सा वाद है, ऐसा कौन सा संप्रदाय है जो शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित है? धार्मिकवाद होगा नहीं। अब आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल शैक्षिकवाद है, तो यह आंसर क्या हो गया? गलत हो गया। यदि आप सोचते हो प्रयोजनवाद तो यह भी गलत है। शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित प्रकृतिवाद है। क्या है? प्रकृतिवाद है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान यह कहता है यदि बालक को अधिगम कराना है तो प्रकृति की गोद में रखकर सिखाया जाए, ताकि बालक को जो सीखा हुआ ज्ञान हो वो स्थायी हो जाए। तो ए विकल्प क्यों सही हुआ? बिल्कुल कारण सहित मैंने इस चीज को बताया। प्रयोजनवाद केवल प्रयोग पर आधारित कार्य को बात कहता है, धार्मिकवाद धर्म विशेष को लेकर बात कही गई, और शैक्षिकवाद केवल शैक्षिक क्रियाओं को या शैक्षिक क्रियाकलापों पर आधारित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, रोषाशायी धब्बा परीक्षण में शामिल है। बिल्कुल रोषाशायी धब्बा आपके क्या आ गया? आईबीटी टेस्ट की बात हो रही है। आईबीटी टेस्ट, इसका मतलब इंक ब्लॉक टेस्ट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही? इंक ब्लॉक टेस्ट, जो कि हरमन रोसा ने दिया। गड़बड़ रोसा ने नहीं दिया। किसने दिया? हरमन रोसा ने दिया 1921 में। लोकप्रिय 11 से 21 के मध्य रहा। और इस हरमन रोसा के द्वारा ये जो परीक्षण दिया गया, इसमें लगभग यदि देखा जाए तो 10 कार्डों का उल्लेख हुआ है। कितने कार्ड थे? 10 कुल कार्ड थे। कुल कार्ड कितने थे? ये 10। 5 कार्ड पर क्या था? कौन से रंग की स्याही के धब्बे थे? 5 कार्ड पर तो काले वे सफेद स्याही के धब्बे थे। सफेद स्याही के क्या थे? इंक के क्या थे साथियों? ये धब्बे थे। क्या थे? धब्बे थे। और 5 कार्ड पर
विभिन्न रंग की स्याही के डब्बे, विभिन्न रंग की स्याही के क्या थे, स्याही के डब्बे थे। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे कौन सा। 5 कार्ड पर तो क्या थे, 5 कार्ड पर काले और सफेद और 5 कार्ड पर विभिन्न रंग की स्याही के डब्बे। तो आप ऑप्शन पहचान लिए। क्या विभिन्न रंग की स्याही के डब्बे कुल 10 कार्डों पर? नहीं, 5 पर काले और सफेद, तो ये विकल्प हो गया गलत। क्या 5 वे काले पर और नीले कार्ड? नहीं थे। 5 काले थे और 5 रंगीन थे? नहीं थे। बिल्कुल डी विकल्प सही है, 5 काला और सफेद थे और 5 शेष विभिन्न रंग की स्याही वाले डब्बे कार्ड थे। तो डी विकल्प क्या हो गया, सही हो गया। बिल्कुल हरमन रोसा का ये व्यक्तित्व मापन का प्रक्षेपण विधि थी। तो अगले क्वेश्चन पर चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। सृजनशील बालक में कौन सी विशेषता होती? बिल्कुल ये क्रिएटिविटी से सवाल पूछा है और सृजनशील बालकों के गुणों से ये क्वेश्चन आया। देखिएगा, क्या सृजनशील बालक जिज्ञासा होता है? बिल्कुल जिज्ञासु होता है, तो यह तो इसकी विशेषता है। क्या सृजनशील बालक में मौलिकता का गुण होता है? बिल्कुल मौलिकता से परिपूर्ण होता है, मौलिकता से परिपूर्ण। क्या सृजनशील बालक प्रभावशील रहता है? बिल्कुल धारा प्रवाह से युक्त होता है, धारा प्रवाह से युक्त। तो तीनों विशेषताएं हैं, इसका मतलब डी विकल्प क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की तैयारी की आधारशिला है, यह कथन है। सेकंड ग्रेड में, डिट में, यहां तक फर्स्ट ग्रेड में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। शिक्षा मनोविज्ञान एक अध्यापक के लिए आधारशिला का काम करता है, इस कथन को कहने वाला कौन शख्स है? क्या इस कथन को पील मोदी ने कहा? नहीं कहा। पील मोदी क्या कहता है? शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा डी ऑप्शन क्यों गलत हुआ। स्टीफन की बात करते तो यह भी नहीं है। स्टीफन क्या कहता है? स्टीफन कहता है शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन करना है, शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन, क्रमबद्ध अध्ययन है शिक्षा मनोविज्ञान। ये बात किसने कही? स्टीफन ने कही। यदि आप कहते हो करो एंड करो, तो ये विकल्प क्या हो रहा है? सही नहीं हो रहा, ये भी गलत हो रहा है। क्यों? करो एंड करो ने शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा क्या दी? व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था के सीखने के अनुभवों का वर्णन करना शिक्षा मनोविज्ञान है। क्या कहता है? व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन करना है, वर्णन करना। तो सोचिएगा यहां एक ही प्रश्न में 4 प्रश्न तैयार हो गए, तो आपके सामने ए विकल्प क्या हो गया? बिल्कुल यही वो शख्स है स्किनर साहब जिसने शिक्षा मनोविज्ञान को अध्यापक की आधारशिला बताया है। अब मैं यदि आपसे पूछूं शिक्षा मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी, तो आप उत्तर क्या दोगे? कि स्किनर। जबकि यह मैंने प्रश्न अलग पूछा। क्यों पूछा है? अलग इसलिए पूछा है कि यहां पर स्किनर नहीं होगा। शिक्षा मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी? नोट करके लिख लेना, यहां पर एक क्वेश्चन और तैयार हो रहा है। शिक्षा मनोविज्ञान की आधारशिला, आधारशिला रखने का श्रेय किसे दिया है? एस्टनले हॉल को दिया है। ध्यान रखना, ये कहीं नहीं मिलेगा ये आपको।
बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चीज, नोट करके लिखवाया मैंने। शिक्षा मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी? हॉल ने रखी। और शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की तैयारी की आधारशिला किसने बताई? स्किनर ने बताई। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, अधिगम बाधित बच्चे कौन से हैं? यानी कि सीखने में बाधित बच्चे, क्या आक्रामक बच्चे होते हैं, क्या निम्न उपलब्धि वाले होते हैं, या संगठित बच्चे होते हैं, या व्यवहारिक बच्चे होते हैं? तो सीखने में जिन बच्चों को एरर है, सीखने में जो बच्चे कठिनाई प्राप्त करते हैं, उनका संबंध किससे, क्या उनके व्यवहार से है? बिल्कुल सीखने में अधिगम में बाधकता, व्यवहारिकता नहीं होती है। यदि उन बच्चों में संगठन की भावना है तो यह भी बाधकता नहीं है। यदि उन बच्चों का व्यवहार आक्रामक है, अर्थात सीखने के प्रति उनमें जोश है, तो यह भी बाधकता नहीं है। यदि बच्चों को उपलब्धि क्या हो रही है? निम्न उपलब्धि प्राप्त हो रही है, निम्न उपलब्धि प्राप्त हो रही है, निम्न उपलब्धि प्राप्त होना, यह क्या है? बाधकता का प्रतीक है, बाधकता का। तो बिल्कुल बी विकल्प क्या हो गया? सही हो गया है कि अधिगम में बाधित बच्चे कौन होते हैं? जिन बच्चों को कम उपलब्धि प्राप्त होती है वो अधिगम में क्या है? बाधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी गति में होती है? ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें शारीरिक विकास की गति सबसे धीमी हो जाती है? देखिएगा, किशोरावस्था में संवेग विचलित होते हैं, संवेग प्रबल होते हैं। इसमें क्या होते हैं? संवेग प्रबल है। और ये एक तरह से क्या है? विकास हो जाता है लगभग पूर्ण। तो यह गति धीमी नहीं होती, यानी पूर्ण हो जाता है तब धीमी कैसे रहेगी? शेषावस्था में तीव्र विकास होता है, तीव्र विकास। तो यह विकल्प भी क्या है? गलत हो गया। युवावस्था किशोरावस्था से ही विकसित रूप है, तो आपके सामने आंसर क्या हो रहा है? बाल्यावस्था में विकास की गति क्या होती है? कौन से विकास की? शारीरिक विकास की गति पूछी जा रही है। ये क्या होती? धीमी होती है। तो डी विकल्प बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर कलर पेन भी चेंज करते हैं। उपलब्धि आवश्यकता किस प्रकार का अभिप्रेरक है? यदि किसी बच्चे में अधिगमकर्ता में उपलब्धि प्राप्त हो रही है, तो वो जो उपलब्धि प्राप्त हो रही है वो उसके लिए एक प्रेरक है। वो किस प्रकार का प्रेरक है? क्या वो जैविक प्रेरक है? नहीं है, क्योंकि जैविक प्रेरकों का संबंध किससे है? आपके भूख लगने से है, आपकी आवश्यकताओं से है। यदि प्राथमिक प्रेरक कहते हैं तो प्राथमिक प्रेरक भी क्या है? भूख लगना, प्यास लगना, काम, निंद्रा, तो इससे भी नहीं है। उपलब्धि की बात हो रही है, आपको उपलब्धि मिल रही है, समाज में आपको प्रतिष्ठा मिल रही है। असामाजिकता को समाज में प्रतिष्ठा नहीं है। इसका मतलब इसका संबंध किससे है? इसका संबंध आपके सामाजिक प्रेरक से है, क्योंकि प्रेरक के बहुत सारे प्रकार बताए गए। प्रेरक के क्या है? प्रकार बताए गए, और उन्हीं प्रकारों में से यह सवाल पूछा गया है। जैसे जन्मजात प्रेरक, अर्जित प्रेरक, यानी कि अलग अलग व्यक्तियों ने प्रेरकों का वर्गीकरण किया। जैसे हम बात करते हैं एब्राहम मैस्लो ने प्रेरकों का वर्गीकरण किया, हम बात करते हैं गेरट ने प्रेरकों का वर्गीकरण किया, हम बात और करते हैं तो थॉमसन ने भी प्रेरकों का वर्गीकरण किया। तो थॉमसन ने जो प्रेरकों का वर्गीकरण किया या गेरट ने जो प्रेरकों का वर्गीकरण किया, इन्हीं प्रेरकों के वर्गीकरण से यह सवाल आया हुआ है। तो उपलब्धि का संबंध किस प्रकार के प्रेरक से है? सामाजिक प्रेरक से इसका संबंध रहता है। बी विकल्प क्या माना गया? सही माना गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनतंत्रीय शिक्षा का सबसे बड़ा व्याख्याता बताया गया है।
लोकतंत्रीय शिक्षा का सबसे बड़ा व्याख्याता किसे बताया गया है? किस दार्शनिक को व्याख्याता बताया है? किलप्रैक्टिक को नहीं बताया है, ये तो प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादक है, प्रोजेक्ट विधि का। प्लेटो को नहीं बताया गया है, ये तो मन और मस्तिष्क को लेकर बात करता है। अब आप सोच रहे हो मन मस्तिष्क को क्यों? क्योंकि शुरू में आत्मा का समर्थक था, बाद में भौतिकवाद का समर्थक हो गया और कुछ समय बाद ये मन मस्तिष्क के तरफ भी गया था। तो विशेष रूप से प्लेटो का संबंध किससे? भौतिकवाद से है। इसके अलावा इसने रिपब्लिक नामक पुस्तक को भी लिखा था। यदि आप वुडवर्थ की बात करो तो ये व्यवहारवाद से संबंधित है। और जॉन डीवी की यदि आप बात करते हो तो ये लोकतंत्रीय शिक्षा के बारे में, क्योंकि एकमात्र क्या था, लोकतंत्रीय शिक्षा को लेकर बात कही थी और एकमात्र शैक्षिक दार्शनिक था। कौन सा दार्शनिक? शैक्षिक दार्शनिक था। तो जॉन डीवी जो है, जिसे जनतंत्रीय शिक्षा का व्याख्याता भी कहा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा? 17। देखिए, संग्रह करने की प्रवृत्ति यानी कि कौन सी अवस्था में जो बच्चा होता है वो चीजें इकट्ठी करता है। सोचिएगा, आप जब बच्चे थे तो आप किस अवस्था में संग्रह करते थे? बिल्कुल आंसर आपके सामने है, बाल्यावस्था। अब ये शेष अवस्था क्यों गलत हुई? क्योंकि सीखने का आदर्श काल है, ये तो सीखने का आदर्श काल, और ये संग्रह का काल बाल्यावस्था, ये कठिन काल या तूफान का काल, तूफान की अवस्था। इसलिए किशोरावस्था गलत हो गई और शेषावस्था गलत हो गई और सभी है ही नहीं। तो आंसर क्या हो गया? बी बिल्कुल सही हो गया। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 19। बालक का मन कोरा कागज होता है, इस कथन के प्रतिपादक कौन है? बहुत ही गजब का क्वेश्चन है यह, और अगर आप इसका उत्तर देते हो तो ये मान के चलिएगा आपको मनोविज्ञान विषय पर काफी कुछ पकड़ हो रही है। देखिए, बालक का मन कोरे कागज के समान होता है, इस कथन को किसने कहा? यदि आप उत्तर देते हो जॉन लोक, तो यह आंसर आपका क्या है? बिल्कुल गलत है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे गलत हो गया? इसलिए गलत हो गया साथियों, क्योंकि जॉन लोक ने क्या कहा? जॉन लोक ने तो यह कहा शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है, और यहां पर क्या पूछा जा रहा है? बालक का मन। जॉन लोक ने तो क्या कहा था? शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान है, होता है, यह बात कही थी। तो यहां शिशु का मस्तिष्क है क्या? यहां तो पूछा जा रहा है बालक का मन है वो कोरा कागज है। प्लेटो की बात करते हो तो यह भी नहीं है, क्योंकि प्लेटो जो था, इस व्यक्ति ने रिपब्लिक नामक पुस्तक में शिशु को लेकर उतनी चीजों का उल्लेख नहीं किया, केवल इतना कहा कि व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास की प्रक्रिया क्या कहलाती? शिक्षा कहलाती है। यदि आप मॉन्टेसरी कहते हो तो यह भी गलत है, क्योंकि यह केवल ज्ञानेंद्रियों को लेकर बात करता है। तो रूसो ही वो शख्सियत है जिसने क्या कहा? बालक का मन कोरे कागज होता है। तो डी विकल्प क्या हो गया? सही। आज के सेशन का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर देखिएगा। जॉन डीवी के द्वारा समर्पित लेब विद्यालय क्या है? जॉन डीवी ने कई तरह के विद्यालयों का उल्लेख किया है, उसमें एक नाम इन्होंने क्या दिया? समर्पित लेब।
तो समर्पित लेब नामक विद्यालय क्या प्रगतिशील होते हैं, क्या क्रियात्मक होते हैं, या वातावरणीय विद्यालय होते हैं, या उपयुक्त सभी? नहीं होगा उपयुक्त सभी। वातावरणीय विद्यालय प्रकृतिवाद पर आधारित है। स्कूल के वातावरण को प्रकृति से युक्त बताते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान पर, क्रियात्मक एक्शन रिसर्च पर आधारित है। तो ये विकल्प भी गलत। तो कौन सा होगा? ए जो है ये बिल्कुल है। जॉन डीवी ने प्रगतिशील विद्यालय को समर्पित लेब नाम से संबोधित किया था। तो बिल्कुल साथियों, हमने 20 क्वेश्चन को लेकर आपके सामने मैं शिकपाल सर उपस्थित हुआ हूं। तो आपको ये क्वेश्चन और इनका लेवल बहुत अच्छा लगा होगा। लगभग इन 20 क्वेश्चनों के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी तैयार हुए होंगे। तो बिल्कुल साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि उन विद्यार्थियों का भी भला हो जाए। हो सकता है वो दूर दराज कहीं बैठे हो, इस ऑनलाइन माध्यम से ये सुविधाएं उसे उपलब्ध हो जाए, जो कि उदयपुर का सरजी स्टडी सेंटर दे रहा है। यदि आपको इसी तरह के वीडियो देखने हैं, या आपको मनोविज्ञान विषय को ऑफलाइन के माध्यम से अगर पढ़ना है, तो उदयपुर के सरजी स्टडी सेंटर पर एक बार अवश्य आइए। और अगले वीडियो में फिर हम मुलाकात करेंगे। तब तक साथियों, आप अपना ख्याल रखिएगा, निरंतर अध्ययन कीजिएगा, क्योंकि आपका उज्जवल भविष्य के अग्रिम शुभकामनाएं मैं शिकपाल सर दे रहा हूं। निश्चित आप लोग सफल होंगे। जय हिंद, जय भारत।